सुहागरात का सरप्राइज, बहू की सैलरी का सीक्रेट। हवेली के भरे दालान में जब 23 साल की शहर की पढ़ी लिखी बहू ने 1,20,000 रुपए नकद निकालकर अपनी कड़क सास देवकी देवी के सामने रखे, तो पूरे खानदान के पुरुषों के चेहरे का रंग उड़ गया। कीर्ति ने नोटों की उस गड्डी को अपनी सास की हथेली पर रखते हुए उनकी आंखों में आंखें डालीं और बेहद शांत मगर दृढ़ आवाज में कहा, माँ जी, यह मेरी सैलरी है। इसे आप अपने पास रखिए, लेकिन इसके बदले मुझे आपसे इस घर में वो इंसाफ चाहिए जिसे यहाँ के मर्द सालों से दबाते आए हैं। एक स्वाभिमानी बहू का अपनी कमाई इस तरह सास को सौंप देना कोई सामान्य बात नहीं थी। इसके पीछे छुपा था एक ऐसा गहरा और तार्किक सच जिसने सुहागरात की रात को वरुण के होश उड़ा दिए। भाग 1, रसूखदार खानदान और बहू का फैसला। जुलाई की वो ढलती हुई शाम थी। आसमान में काले घने बादलों का डेरा था और बाहर खिड़की पर रिमझिम बारिश की बूंदें लगातार टपक रही थी। उस मध्यम शोर के बीच गांव की सबसे बड़ी और पुरानी हवेली में एक अजीब सा गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। 23 साल की कीर्ति, जो शहर की एक जानी-मानी फाइनेंस कंपनी में बड़े पद पर काम करती थी, अपने नए नवेले कमरे की नक्काशीदार खिड़की के पास खड़ी थी। ठंडी हवा के झोंके जब उसकी जुल्फों को छूकर गुजरते, तो उसकी सोच और गहरी हो जाती। उसकी शादी इसी गांव के सबसे रसूखदार जमींदार परिवार के 26 साल के वरुण से हुई थी। वरुण 6 फीट लंबा, चौड़े कंधों वाला, गंभीर और बेहद स्वाभिमानी युवक था, जो अपनी मां देवकी देवी का बहुत आदर करता था। देवकी देवी का नाम पूरे इलाके में सम्मान से लिया जाता था। वे अपने कड़क अनुशासन और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए जानी जाती थी। पूरे गांव में उनकी कही बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। अक्सर दुनिया भर के किस्सों और कहानियों में यही सुना जाता है कि सास कैसे बहू की आज़ादी छीनती है या उसकी सैलरी पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन इस हवेली में कहानी बिल्कुल उल्टी करवट ले रही थी। शादी के ठीक 2 दिन बाद, जैसे ही कीर्ति के बैंक खाते में उसकी पहली सैलरी के 1,20,000 रुपए क्रेडिट हुए, उसने बिना किसी के कहे वो सारे पैसे नकद निकाले और सीधे मुख्य दालान में अपनी सास देवकी देवी को दिए थे। वहां खड़े वरुण के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। पूरा परिवार अवाक रह गया। वरुण तुरंत आगे बढ़ा। उसने कीर्ति की नाजुक कलाई को अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया और उसे खींचकर अलग कमरे में ले गया। कमरे का दरवाजा बंद करते ही वरुण ने थोड़े गुस्से और अचरज भरी आवाज में पूछा, कीर्ति, यह क्या पागलपन है? तुम शहर की एक पढ़ी लिखी, आजाद और आत्मनिर्भर लड़की हो। तुम्हें अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई इस तरह माँ को सौंपने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या इस हवेली में आते ही तुम पर किसी ने कोई अदृश्य दबाव बनाया है? सच सच बताओ मुझे। लेकिन कीर्ति की कजरारी आंखों में कोई घबराहट या पछतावा नहीं था। वहां तो एक अजीब सा सुकून और तार्किक गहराई तैर रही थी। उसने बहुत धीरे से वरुण के तपते हुए हाथ पर अपनी उंगलियां रखीं। उसकी छुअन में एक ऐसा विश्वास था कि वरुण का गुस्सा पल भर में शांत हो गया। कीर्ति ने कहा, वरुण, तुम्हारे इस बड़े खानदान में जो इज्जत और रुतबा है, मैं उसकी गहराई को बहुत अच्छे से समझती हूँ। मुझे बस कुछ घंटों का समय दो। आज रात बंद कमरे में तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का काफी तार्किक जवाब मिल जाएगा। भाग 2, पहली सैलरी के पीछे छुपा तार्किक सच। रात के ठीक 11 बज रहे थे। हवेली की घंटी ने जैसे ही 11 के घंटे बजाए, चारों तरफ सन्नाटा और गहरा हो गया। हवेली के सभी सदस्य अपने अपने कमरों में सो चुके थे। वरुण की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वह भारी कदमों से चलता हुआ कीर्ति के कमरे के सामने पहुंचा।
उसने भीतर कदम रखा और पीछे मुड़कर लकड़ी के भारी दरवाजे को बंद करके उसकी लोहे की सांकल चढ़ा दी। सांकल की वो खनकती हुई आवाज कमरे के सन्नाटे में गूंज उठी। कीर्ति बेड के किनारे बहुत शांत बैठी थी। आज उसने गहरे हरे रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी, जिसके बॉर्डर पर सोने के धागों का बेहद खूबसूरत और बारीक काम किया हुआ था। कमरे के कोने में जल रही मध्यम पीली बत्ती की रोशनी जब उसकी गोरी पीठ और उसकी झुकी हुई आंखों पर पड़ रही थी, तो वह किसी कैनवास पर उकेरी गई पेंटिंग जैसी हसीन लग रही थी। वरुण बहुत धीमे कदमों से चलकर उसके पास आया और बेड के मखमली गद्दे पर उसके बिल्कुल करीब बैठ गया। दोनों के बीच की दूरी अब सिमट चुकी थी। अब तो बताओ कीर्ति, इस तरह अपनी पूरी सैलरी माँ को सौंपने के पीछे तुम्हारी क्या लॉजिक है? मेरा दिमाग शाम से काम नहीं कर रहा है, वरुण ने उसकी आंखों में सीधे झांकते हुए पूछा। कीर्ति ने एक गहरी और लंबी सांस ली। उसने वरुण का बड़ा और खुरदरा हाथ अपने दोनों कोमल हाथों के बीच लिया और बेहद शांत, सुरीली आवाज में कहना शुरू किया, वरुण, शादी से पहले जब मैं रस्मों के लिए इस गांव में आई थी, तब मैंने यहाँ की एक कड़वी हकीकत देखी थी। तुम्हारे चाचा जी और इस रसूखदार परिवार के बाकी पुरुष गांव की गरीब, लाचार और बेसहारा औरतों की जमीनों पर धोखे से कब्जा कर लेते हैं। और इस हवेली की औरतें लोकलाज और पुरुषों के खौफ के मारे मुंह नहीं खोलती। तुम्हारी माँ बहुत न्यायप्रिय है, पूरे गांव के झगड़े सुलझाती है, मैं यह जानती हूँ। लेकिन उनके पास खुद का कोई निजी फंड या कोई आर्थिक ताकत नहीं है, जिससे वो पुरुषों के इन गलत फैसलों के खिलाफ जाकर उन गरीब औरतों की मदद कर सकें। वो इस घर की तिजोरी की चाबी तो अपने पल्लू में बांधकर रखती है वरुण, लेकिन उस तिजोरी में आने वाला एक एक पैसा सिर्फ इस घर के पुरुषों का है। कीर्ति ने वरुण के और करीब सरकते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने अपनी यह 1,20,000 की सैलरी माँ जी को इसलिए दी है ताकि इस हवेली के इतिहास में पहली बार किसी औरत की स्वतंत्र कमाई का पैसा दाखिल हो। मैंने माँ जी से अकेले में एक समझौता किया है। मैंने उनसे कहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल वो उन पीड़ित और सताई गई महिलाओं के अदालती और कानूनी खर्च के लिए करेंगी, जिनकी जमीनें तुम्हारे चाचा जी ने अवैध रूप से हड़पी हैं। जब माँ जी के हाथ में खुद उनकी बहू की कमाई की स्वतंत्र ताकत होगी, तो वो पंचायत में पुरुषों के फैसलों के सामने कभी बेबस नहीं होंगी, बल्कि डंके की चोट पर न्याय करेंगी। वरुण, मैंने अपनी आज़ादी या स्वाभिमान नहीं बेचा है, बल्कि मैंने तुम्हारी न्यायप्रिय माँ को वो आर्थिक हथियार दिया है जिससे वो इस घर के गलत पुरुषों को सुधार सकें। क्योंकि मैं मानती हूँ कि एक पुरुष की लाठी का जवाब सिर्फ एक औरत की आर्थिक ताकत से ही दिया जा सकता है। वरुण अपनी पत्नी की इस अविश्वसनीय, दूरदर्शी और बेहद तार्किक सोच को सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। जिस लड़की को वह सिर्फ एक शहर की कॉरपोरेट कर्मचारी समझ रहा था, उसने इस घर के आंतरिक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय व्यवस्था को बदलने का इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला था। वरुण का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और उसकी आंखों में कीर्ति के लिए सम्मान और श्रद्धा की एक नई, पवित्र लहर दौड़ गई। दोस्तों, वरुण और कीर्ति की इस समझदारी ने घर की इज्जत तो बचा ली, लेकिन अब आगे बंद कमरे में उनका सब्र कैसे टूटने वाला है, यह जानने से पहले अगर आपको यह तार्किक और अनोखी कहानी पसंद आ रही है, तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां लिखने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। चलिए बढ़ते हैं कहानी के सबसे खूबसूरत हिस्से की तरफ। भाग 3, सुहागरात, बहुत धीरे धीरे पिघलता हुआ सब्र। कीर्ति, तुमने सिर्फ मेरा दिल नहीं जीता, तुमने आज इस पूरे खानदान की डूबती हुई रूह को बचा लिया है। वरुण की आवाज अब बेहद धीमी, भारी और मध्यम हो चुकी थी।
कमरे की हवा में मोगरे के फूलों की ताज़ा खुशबू अब धीरे धीरे और भी गाढ़ी और नशीली होने लगी थी, जो वहां के माहौल को पूरी तरह से रोमांटिक बना रही थी। वरुण ने बहुत ही आहिस्ता से, बिना किसी जल्दबाजी के, अपना बड़ा और मजबूत दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियों के पोरों ने बहुत हल्के से कीर्ति की ठुड्डी के नीचे उस मखमली त्वचा को छुआ। उस गर्म और सीधे स्पर्श से कीर्ति के पूरे जिस्म में एक मीठी सी सहरन दौड़ गई और उसकी झुकी हुई लंबी पलकें हल्की सी कांप उठीं। पिछले 2 दिनों का वो मानसिक तनाव, वो कशमकश और अधूरापन, अब बहुत धीरे धीरे एक बेहद गहरे और मादक रोमांटिक एहसास में बदलने लगा था। वरुण ने अपनी हथेलियों को कीर्ति की लचीली कमर पर रखा। रेशमी साड़ी के महीन कपड़े के पार भी वरुण की हथेलियों की तपन कीर्ति के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। उसने कीर्ति को बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, एक एक इंच करके अपनी तरफ खींचा। कीर्ति का पूरा बदन धीरे से वरुण के चौड़े, गठीले और गर्म सीने से जा सटा। दोनों की सांसें अब एक दूसरे के चेहरों पर साफ महसूस हो रही थी। कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, कोई जंगलीपन नहीं था, बस एक एक पल को बेहद गहराई से चखने की चाहत थी। कई मिनटों तक दोनों बस इसी तरह एक दूसरे के आगोश में बिल्कुल शांत बैठे रहे, मानो समय हमेशा के लिए वहीं ठहर गया हो। वरुण ने अपना चेहरा कीर्ति के चेहरे के और करीब लाया। उनकी गर्म और तेज होती सांसें आपस में उलझने लगी। और फिर वरुण ने बहुत ही कोमलता से, बेहद धीरे से अपने होठ कीर्ति के गुलाबी, कांपते हुए होठों पर रख दिए। वह एक बेहद धीमा, मखमली और गहरा चुंबन था। वरुण ने कीर्ति के होठों की प्राकृतिक मिठास को बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर समेटना शुरू किया, मानो वह इस मुकम्मल मिलन के हर एक सेकंड का पूरा स्वाद लेना चाहता हो। कीर्ति ने मदहोश होकर अपनी आंखें पूरी तरह मूंद ली और उसकी हरी कांच की चूड़ियों से सजी उंगलियां वरुण के मजबूत कंधों पर कस गईं। चुंबन की इस प्रगाढ़ता के बीच वरुण का हाथ बहुत आहिस्ता से कीर्ति की नंगी पीठ पर ऊपर नीचे सरकने लगा। उसकी साड़ी का पल्लू उसकी सुराहीदार गर्दन से सरककर बहुत धीरे से बेड पर जा गिरा, जिससे उसके ब्लाउज के नीचे कीर्ति की सुघड़ काया, उसकी पतली कमर का ढलान और उसकी जोर जोर से ऊपर नीचे होती छाती पूरी तरह नुमायां हो गई। वरुण ने अपने होठों को उसकी पंखुड़ी जैसे होठों से अलग किया और कीर्ति के कान के पास अपनी गहरी, मदहोश करने वाली फुसफुसाहट में कहा, आज से तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी मार्गदर्शक, मेरी रूह भी हो, कीर्ति। उसने कीर्ति के नाजुक और कांपते बदन को अपनी मजबूत बाहों में बहुत संभाल कर उठाया और बिस्तर के मखमली, सफेद गद्दे पर सुला दिया। वरुण अब उसके ऊपर था, उसकी आंखों में कीर्ति के लिए अगाध प्रेम, सम्मान और दीवानी आग साफ जल रही थी। वरुण की उंगलियों ने बहुत ही आहिस्ता से कीर्ति के कानों के भारी सोने के झुमके उतारे, फिर उसके गले के पवित्र मंगलसूत्र को बेहद अदब से चूमा। हर एक आभूषण के हटने के साथ उनके बीच की शारीरिक और मानसिक दूरियां पूरी तरह मिट रही थी। और जब वरुण के गरम, प्यासे होठ उसकी गर्दन से होते हुए उसके कंधों पर उतरे और उसकी उंगलियों ने बहुत धीरे से उसके ब्लाउज की डोरी को ढीला किया, तो कीर्ति के मुंह से सुख के अतिरेक में एक बेहद तीखी, मादक और गहरी सिसकी निकली। वरुण कमरे में केवल मोगरे की मदहोश करने वाली भीनी खुशबू, कांच की चूड़ियों की हल्की सी खनक और 2 प्रेमियों की बेहद धीमी, गहरी और गर्म सांसों का संगीत गूंज रहा था। वो सैलरी के पीछे छुपा तार्किक सच, वो मर्यादा और वो महीनों की अधूरी रह गई बेताबी, अब एक पावन, मुकम्मल और चरम मिलन की आग में बहुत धीरे धीरे पिघलकर हमेशा हमेशा के लिए एक जान हो रही थी।